वादा पूरा करेंगे। ठीक, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार ये रिजल्ट से जुड़ी हुई आपको हम अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझान की हम लगातार बात कर रहे थे, रुझान पूरी तरह से आ चुके हैं, सभी सीटों पे आ चुके हैं, लेकिन अब ये नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पिंडवाड़ा आबू सीट से बीजेपी के समाराम गड़सिया जीत चुके हैं, तो ये अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। नतीजे आने का मतलब है कि तस्वीर अब बहुत जल्द ही पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लीडिंग के बारे में हम आपको बता रहे थे कि कौन आगे चल रहा है किस तरीके से, और अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होते हुए 13,000 वोटों की अगर बात करें, अच्छा खासा मार्जिन है और 13,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। मैंने आपको रोका था अजय गुलिया जी, माफ कीजिएगा। चलिए अजय गुलिया जी मैं आता हूं, और भी क्योंकि बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, 3-4 अपडेट लगातार एक साथ हमें देने हैं दर्शकों को। और 70,000 वोटों से अगर बात की जाए तो बीएपी जिसकी हम बात कर रहे थे, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। 70,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं, उस बड़े मार्जिन से राजकुमार ने जीत हासिल की है। चित्तौड़गढ़ की अगर आप बात करेंगे तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह की अगर बात करें वो जीत चुके हैं। और ये हम पल पल का अपडेट आपको हरियाणा न्यूज के जरिए पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा आपको बता दें ये बदलाव एक तरह से कहेंगे, क्योंकि देखिए ये लगातार कहा जा रहा था, चाहे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, चाहे आप बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, या आप बात कर लीजिए राजस्थान की, इन तीनों के लिए कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि हम सब जगह सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जैसे ही ये रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो तस्वीर भी साफ होती जा रही है। पिंडवाड़ा आबू सीट से आपको बता दें समाराम गड़सिया 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी लगभग 1 से 2 घंटे में, क्योंकि नतीजे पूरे साफ हो जाएंगे। रुझान के हिसाब से तस्वीर साफ हो चुकी है। रुझान की अगर आप बात करेंगे तो चाहे राजस्थान की आप बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की आप बात कर लीजिए, या मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है रुझान के हिसाब से। और तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस के लिए कहेंगे एकमात्र संजीवनी यही नजर आ रही है। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये अपडेट भी सामने आ रहे हैं। और विनय जी, जिस तरह से देखा जाए तो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस काफी फोकस रही है शुरुआत से, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थोड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो हाल था वो भी वही हाल जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है जब सिंधिया अलग हुए थे। यहाँ पर भी वो स्थिति देखने को मिली थी। टीएस बाबा चुनाव से पहले लगातार सुर्खियों में थे, बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बजरंग दास गर्ग हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बजरंग जी, क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी जाती हुई नजर आ रही है सर। ये भी कोई फाइनल नहीं कहा जा सकता। ये भी रुझान दिखाए जा रहे हैं जी। कुछ सीटों पे हम जीतते हैं, कुछ सीटों पर हम हारे हैं। ये फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपके रुझान के हिसाब से 30 स्टेटों में बीजेपी आगे है और 1 में कांग्रेस आगे है। हालात क्या है आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है लूट और झूठ के ऊपर ये काम करती है। इन्होंने हमेशा ही जनता को ठगने का काम किया है, झूठे वादे झूठे नारे देकर। ये वो सरकार है जिसे 2014 के अंदर ये कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहां है नौकरी? ना ये महंगाई पर मुद्दे की बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी की बात करेंगे। गर्ग साहब आपने भी तो की थी सर, गर्ग साहब आपके तमाम दिग्गजों ने ये बात पहुंचाई थी जनता तक चुनाव प्रचार के दौरान, फिर कहां कमी रह गई? ये बात आप जो बता रहे हैं ये तमाम चीजें वहां भी तो उठाई गई सर। कमी मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो आप पूछना चाहते थे। वो मैं उसी लाइन पर आ रहा हूं। देखिए, जब हमारे समय में रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए का था,
भारतीय जनता पार्टी वाले सिलेंडर पर बैठ बैठ कर नाचते थे। कभी सिलेंडर नीचे रखते थे, कभी सिलेंडर रसोई गैस का सर के ऊपर रखकर नाचते थे। आज वही सरकार ने यही रसोई गैस सिलेंडर 1150 का बिकवाया और चुनाव आते ही ये आपके लिए एक अच्छा अपडेट बता देते हैं गर्ग साहब, आपके लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वहां से आपको संजीवनी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे पास कुतुबुल्लापुर सीट का आया है, वहां से बीआरएस के प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है। मुझे लगा कि आपके लिए मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा पहले प्रत्याशी की जीत की, लेकिन ठीक है, रुझान के हिसाब से तेलंगाना में आप बहुत आगे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं महंगाई की, देखिए मैं चाहूंगा आप फिर आप ये कहेंगे कि आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मुद्दे पर तो आने दीजिए, तो मैं चाहूंगा सीधे मुद्दे पर पहुंचिए सर कि बात आखिरकार ये जनता तक पहुंच क्यों नहीं पाई, वो वाली बात। मुद्दे पे लाइन पर ला रहा हूं जी, इन्होंने क्या प्रचार किया, हमारी सरकार आने पर वही रसोई गैस सिलेंडर हम 450 रुपए का देंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री राजस्थान में जाकर कितनी झूठी घोषणाएं वायदा करता है, भाई सरकार आते ही हम 450 रुपए रसोई गैस सिलेंडर राजस्थान में देंगे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो रसोई गैस सिलेंडर आप राजस्थान में 450 रुपए देने की घोषणा कर रहे हो, वो हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? वो योजना हरियाणा में भी तो आनी चाहिए। एक मेरे साथी भी बोल रहे थे, हमने वायदा किया था 75% युवाओं को हरियाणा के उद्योगों के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे। हमने वायदा किया था, हमने कानून बनाया, ढिल्ला पीला कानून बना दिया। कोर्ट का अदालत के अंदर सही ढंग से वकालत नहीं कर पाए, वो आपके सामने है, सरकार केस हार गई। इन लोगों ने युवाओं को भी ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं परिणाम तो सर कांग्रेस के फेवर में परिणाम नहीं है सर, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में मौका दिया था जनता ने, राजस्थान में जनता ने मौका दिया था। दोनों जगह पर आप थे सर, ये बात मेरी सहयोगी ने बिल्कुल सही कही, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह से आपने अपना गढ़, आपका गढ़ बिल्कुल भेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो आपकी बात है इस बात पे एग्री कर रहा हूं। जिस टाइम पूरा रिजल्ट आएंगे, देखो जनता ने जो भी जनता चुनेगी उसको हम फैसले को मानेंगे। वो जनता फैसला सर माथे पर है। अगर जनता हमें बनाएगी तो भी हम खुश, अगर जनता हमें हराने की काम करेगी तो जनता का फैसला मानते हुए हम अपनी हार स्वीकार करेंगे। हम अपने हार से भागने वाले नहीं है। मगर एक बात कहना चाहता हूं, जहां देश का प्रधानमंत्री जी है या हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है, इनका इतिहास तो देखो, ये लोग क्या बोलते हैं, वोट लेने के लिए ठगने का काम करते हैं। हर बात को जुमला सिद्ध होता है इनका। समझिए, आप इस चीज को समझिए, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हाल अभी कांग्रेस का हो रहा है वो हरियाणा में भी हो सकता है। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जिस तरह से वहां पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, उससे पहले आप बीजेपी की तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा, जो कटआउट है उसकी पूजा यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट जो है वो बनाया गया है और उसकी पूजा करते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दूध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर यहाँ भी चढ़ाया जा रहा है। और कहाँ से आए हैं आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट की पूजा कर रहे हैं, क्या आपके मन में श्रद्धा है ऐसी जिसको लेकर ये पूजा आपकी है? श्रद्धा, ये रतन रंजन मेरा नाम हुआ और बिहार वैशाली जिले का रहने वाला हूँ। और जो मुझे ऊर्जा मिलती है साइकिल से चलने की, वो हमारे प्रभु, हमारे मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश के में विकास कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे लिए खुशी की बात है। और जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं सबके लिए होती है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, तो तमाम तरीके से जनता खुश है। साइकिल से चलते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके यहाँ पहुँचे हैं आप? साइकिल से मैं चला था बिहार वैशाली जिले से मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश के कई जिलों में गया
कई सारे गांवों में गया, गांव में रुका, रात्रि विश्राम किया, जहां जो है कि उसी समय मुझे आभास हो गया था कि एमपी के मन में मोदी जी है, मोदी जी के एमपी के मन में है। उसके बाद मैं राजस्थान गया, राजस्थान में भी जो है कि कई महीनों में रहा, गांव गया, तो ये लगा कि राजस्थान में जब उस समय वर्तमान जो सरकार कांग्रेस की थी, इससे जनता पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी। जनता में काफी डर का माहौल था, भय का माहौल था, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से बढ़ रहे थे। भरोसा उठ गया था, जनता रो रही थी कि इस बार जो है कि हम लोग भाजपा पे भरोसा करेंगे और डबल इंजन की सरकार जो है कि, तो पूरे तरीके से उस समय लगा कि राजस्थान जो है कि मोदी जी के साथ है पूरे तरीके से। आज जो रिजल्ट आया है 2024 में, इसी प्रकार के रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग? ये तो टेलर है, अभी 2024 में तो इस तरह की रिजल्ट आएगी जो पूरे विश्व में डंका बजेगा, विश्व रिकॉर्ड होगा। उस समय जो ये होगा तो ये तो पूरे तरीके से हम लोग तय है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा करने का मौका देगी। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि सुबह से विपक्ष जिस तरह से जो है फूल मालाओं में पैसा बर्बाद किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। मिठाई उनका बर्बाद हो जाएगा, फूल माला बर्बाद हो जाएगा, ढोल नगारे का पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा पे भरोसा कर रही है। भाजपा मतलब गारंटी, विश्वास। बिल्कुल, देखिए भाजपा मतलब गारंटी और गारंटी मतलब विश्वास, और इसी के नारे के साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग अंदाज में जो है इस जीत का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा किस प्रकार से एक युवक बिहार से चल करके मध्य प्रदेश गया साइकिल से, और साइकिल से ही राजस्थान में कुछ गाँव में, कुछ शहरों में घूमा, और जिसके बाद उनका आकलन यही था कि भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम जो राज्य हैं इनमें सरकार बनने वाली है, और 2024 को लेकर इस जो जीत को वो ट्रेलर बताते हुए नजर आए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। रवि, लगातार ये तस्वीरें हमें दिखा रहे थे किस तरह से अब जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, और बजरंग जी अपनी बात रख रहे थे, रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी अपनी बात पूरी करिए। सर, मेरा ये सवाल था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मौका दिया गया, और ये जो परिणाम सामने आए हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, क्या इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर स्टेट के अंदर अपना अपना अलग सिस्टम होता है। हरियाणा की राजनीतिक अलग है, राजस्थान की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम होता है। लेकिन आप बजरंग जी इसको एक उदाहरण से समझिए ना कि राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की आपस में नहीं बनी। आप छत्तीसगढ़ में देखें, टीएस बाबा और रमन सिंह के आपस में जो तनातनी रही है वो भूपेश बघेल के साथ भी नजर आई। ऑल्दो चलिए रमन सिंह तो बीजेपी के रहे, लेकिन भूपेश बघेल और टीएस बाबा, यहाँ हरियाणा में तो 3-3 है सर। रणदीप सुरजेवाला अलग है, किरण चौधरी अलग है, कुमारी सैलजा अलग जा रही हैं। कैसे वो एक साथ होंगे? हुड्डा कैसे एक साथ होंगे सर? ये बिखराव कहीं ना कहीं हरियाणा में नुकसान दे सकता है कांग्रेस को। मैडम जी, किसी प्रकार का आपको बिखराव नहीं दिखेगा। जहां तक मैं यही बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, कांग्रेस नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से फील्ड के अंदर है। हरियाणा के अंदर आज भी हमारी रैली चल रही है। हरियाणा का जगह जगह हम 90 के 90 विधानसभा के अंदर जनसभा करने जा रहे हैं। हमने 3-4 कार्यक्रम चलाए हुए हैं। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम 9 लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, और अब हम लगातार हमारे कांग्रेस के जितने नेता है, कार्यकर्ता है, ठीक है, बिल्कुल जनसंपर्क अभियान के तहत घर बिल्कुल इन कार्यक्रमों के साथ इन रिजल्ट पे भी मंथन करने की जरूरत है। गर्ग साहब बहुत सही बात कर रहे हैं आप, और इन चीजों पर भी आपको मंथन करने की जरूरत है। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। मंथन करेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका, और बहुत बहुत बधाई आपकी पार्टी को। बड़ा बेहतर तरीके से एकदम, मुझे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जिस तरह से देखा जाए या फिर मध्य प्रदेश में भी जो एग्जिट पोल आए थे उस हिसाब से तो तस्वीर जो है ना बहुत बदल गई है। क्या कहेंगे, और क्या लगता है आपको कि कहां पर आपने बाजी मार ली? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल अकेले आप नहीं थे जिनको लग नहीं रहा था। कथित विश्लेषकों का और राजनीतिक पंडितों का एक बड़ा तबका था
जिनको नहीं लगता था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस तरह से विश्वास व्यक्त करेगी। परंतु हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उनसे लगातार जब हमारी बात हो रही थी तो राजस्थान के लोग जितने आत्मविश्वास में थे कि हम सरकार बनाएंगे और वहां की निकम्मी गहलोत सरकार को, करप्ट और कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से बेदखल करेंगे, ठीक उसी तरह से फीडबैक मध्य प्रदेश से भी आ रहा था। हाँ, छत्तीसगढ़ को लेकर जैसा परिणाम आता दिख रहा है उसकी इतने बेहतर परिणाम की अपेक्षा हमको नहीं थी। हालांकि सरकार हम बनाएंगे ये हमारे सभी कार्यकर्ता नेता लगातार कह ही रहे थे। मेरा ये मानना है कि ये जो 3 राज्यों की जनता ने जनादेश दिया है, इसे जो घमंडिया अलायंस है, कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी अलायंस है, उसकी कुनीतियों, उसके अक्षम नेतृत्व। हरियाणा के वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बने रहेगा सर हमारे साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं अब तक के रुझान को लेकर, वो सुनवा देते हैं एक बार। ये जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, अभी काउंटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारे राज्यों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और इन सब चारों राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकारों की जो नीतियां, जो उपलब्धियां, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है। कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की चीज़ों को उछालते रहे हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। चाहे वो फ्री की चीज़ें देने की बात हो, चाहे गारंटी देने की बात हो, थोथे नारों से कुछ बनता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। चलिए, इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कुछ कह रहे हैं, उनका भी क्या कुछ कहना अब तक के रुझान पर, वो सुनवा देते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। सारों का मिला जुला प्रयास होता है, लेकिन रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी का ही कहा जाएगा। चलिए, तो अब अनिल विज यहाँ पर खुशी जताते हुए, इसी बीच ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, पल पल की अपडेट लगातार आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। सुबह से ही हम बने हुए हैं राज्यों के परिणामों को लेकर और एक के बाद एक नतीजे सामने आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी का एक और प्रत्याशी जीता है। विनय जी, एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है और एक के बाद एक जो है अब वो नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। अब तक रुझान सामने आ रहे थे, अब परिणाम सामने आ रहे हैं। तो मनोहर थाना सीट से गोविंद प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो जीते हैं और हालांकि बीजेपी राजस्थान में आगे भी चल रही है। 13,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर जीते हैं बीजेपी के गोविंद प्रसाद। तो ये बड़ी खबर, तो 13,000 से ज्यादा वोटों का अंतराल है। बीजेपी के गोविंद प्रसाद यहां पर जीते हैं। राजस्थान में भी एक के बाद एक परिणाम सामने आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बदलाव इसे कहा जा सकता है। कांग्रेस की सरकार रही, अब कांग्रेस के बाद बीजेपी। हालांकि राजस्थान में हर बार ये देखने को मिला है कि 5-5 साल में यहाँ पर सरकार बदलती है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार और अब ये बीजेपी की सरकार। बीजेपी इसे रिवाज नहीं मान रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से जनता त्रस्त थी, इसलिए बीजेपी को चुना है दोबारा से। अब यहाँ पर विकास की जो तस्वीरें हैं वो और भी बढ़ चढ़कर सामने आएंगी। खैर, राजस्थान में 199 सीटों पर वोट डाले गए और रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब तक के रुझान यही है कि 114 सीट पर बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। भी है यहाँ पर एक्चुअली इसका कि आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट है और कैलाश चंद इनका नाम है। तो देखिए मार्जिन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर, क्योंकि देखिए आप ही हम लोग लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी सत्ता में
है। हाँ। अब ये ठीक है, नतीजे तब्दील होते नजर आ रहे हैं, तो इससे देखिए फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये तस्वीरें शुरुआत में ही जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभालने में ज्यादा वक्त लगा पाई, उसके बाद उन्होंने विकास कार्य करना शुरू किया। ये नाराजगी जनता की रही और जो नजर आई भी है। बजरंग जी हालांकि इसे मानने को तैयार नहीं हो रहे, हरियाणा में भी इस तरह के रिजल्ट सामने आ सकते हैं। चलिए दोबारा से चर्चा की तरफ वापस जाएंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वीरेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबीर तंवर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। बजरंग जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से लगातार बने हुए हैं जी। मेरी बात चल रही है, आपने बिल्कुल वीरेंद्र जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। एक बार इंट्रोड्यूस करा रहे थे गेस्ट को, तो इंट्रोड्यूस कराएं सर। बिल्कुल वीरेंद्र जी मैं आपके पास ही आ रही थी, आपकी बात अधूरी थी, मुझे याद है सर। आज तो सर चर्चा का असली दिन है, हम तो चाहते हैं खुलकर चर्चा हो, बढ़िया तरह से हो। महाराज अन्याय मत करो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ। ना सर, करिए बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव के परिणाम हैं, इन चुनाव के परिणामों को हम लोग जो घमंडिया अलायंस है, जो इंडी अलायंस नाम से कांग्रेस की अगुवाई में एक गठजोड़ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सिर उठाने की कोशिश कर रहा था, उस गठजोड़ की नीतियों या जो कहिए कुनीतियों, उसके उल जुलूल कार्यक्रमों और उसके अक्षम नेतृत्व पर 3 राज्यों की जनता का सीधा और कड़ा प्रहार है। जहां पर सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ इस अलायंस और इस अलायंस के अगुवा कांग्रेस का मुकाबला था, वहां पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को लोगों ने सीधे तौर पर नकारा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के स्थानीय नेतृत्व को नए सिरे से उसके प्रति विश्वास जो है जनता ने अभिव्यक्त किया है। एक महत्वपूर्ण बात बजरंग जी ने जो कही थी उस पर मैं कहना चाहता हूँ। बजरंग जी कहने लगे 22 हो गया, ये 3 राज्यों में जीत गए और आगे जो चुनाव आएंगे उनमें तो कोई असर नहीं पड़ता इन नतीजों का। भाई बजरंग लाल जी, ये कैसे हो सकता है कि जब कर्नाटक का चुनाव आता है, जब हिमाचल प्रदेश के नतीजे आते हैं, तब आप कहते हैं कि बस सब पलट जाएगा, इसके बाद एकदम सारे देश का मन बदल चुका है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है, और उसके चंद महीनों के बाद जब दूसरा परिणाम आपके विरुद्ध जाता है तो आप कहते हैं कि ना इन चुनाव के नतीजों का भला लोकसभा पे या राज्यों पर क्या असर होने वाला है। तो ये तरीका ठीक है सर, कर दिया सर कटाक्ष आपने। मैं जरा और मेहमानों के पास चला जाऊँ सर। चौहान साहब, मीठा गपशप और कड़वा ठीक है सर। सुखबीर तंवर साहब भी अभी जुड़े हैं मेरे साथ। रजत पंजेटा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पंजेटा जी एक बार आपसे सवाल ले लो, फिर मैं आता हूँ तंवर साहब के पास। देखिए हर पार्टी के अगर बात की जाए राजनीतिक तौर पर या आप वैसे भी देखें अगर, तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है किसी न किसी परिणाम से, चाहे वो अच्छा परिणाम हो चाहे वो बुरा परिणाम हो। हम अगर 2024 की बात करें, क्योंकि 2024 हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप किस तरह से अब इन परिणामों को ले रहे हैं और इनसे क्या कुछ आपको लगता है कि कोई लर्निंग ऐसी होगी जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे ऊपर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जहां तक मैं बात करूं तो एक भाजपा के लिए एक मोरल बूस्टर तो देखिए निश्चित तौर पर जब कोई पार्टी कहीं पे अच्छा परफॉर्म करती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मोरल बूस्टर जरूर हो सकता है। कांग्रेस के लिए चिंतन और मंथन का बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए अदर स्टेट्स में जहां तक बात करें, एंटी कंपल्सरी वाली बात ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप बहुत ध्यान से अध्ययन करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से सब थम्पिंग मेजोरिटी, जिसको मैं कहूंगा सीटों का मार्जिन वहां बहुत ज्यादा है। हाँ जी। एक बहुत, अगर भाजपा जीतती भी तो एक बहुत क्लोज कंटेस्ट में अगर आप लें तो जाकर कुछ समझ में आता है कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट था, 10-15 सीटों का फर्क रहा। इतनी ज्यादा सीट्स तो तब आती है जब आप बहुत लंबे समय से विपक्ष में हो और तब जाके एक एंटी इंकम्बेंसी, यहाँ इतनी प्रो कंबेंसी भी बोल ले तो इतना ज्यादा पक्ष में माहौल नहीं होता किसी सरकार के कि वो इतनी बहुत ही ज्यादा सीटें 50-60 सीटों का मार्जिन से आ रही है। ये थोड़ा मध्य प्रदेश के अभी भी मेरे को आई कैन नॉट डाइजेस्ट दी रिजल्ट। मेरे को अभी मेरे को तो चौंकाने वाले ही लग रहे हैं और अचंभा करने वाले, चंबित करने वाले लग रहे हैं। सिंधिया के जाने से बहुत फर्क पड़ा है,
कांग्रेस पार्टी हाँ, अगर बिल्कुल। उस स्थिति को संभाल लेती तो मुझे लगता है ये हश्र कांग्रेस का मध्य प्रदेश में नहीं होता शायद। बिल्कुल, और राजस्थान में भी जो इनका सचिन पायलट जी का और जो आपसी गुटबाजी की वजह से, चलो अंदर की खबरें तो ये थी कि जी चलिए दोबारा इनके पास आएंगे। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप अब तक के रुझान को? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस ने एक राज्य में लगता है कि कांग्रेस स्तंभिक मेजोरिटी के साथ आ रही है। 3 राज्यों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है बीजेपी ने। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्थानीय नेतृत्व का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, निश्चित तौर पे सभी तीनों राज्यों में जो स्थानीय नेतृत्व था वो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है। अब आगे आने वाले समय में नई रणनीति के साथ ये क्या दिशा दशा लेगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व का नहीं है। हालांकि आज इसमें भी कोई गुरेज नहीं है कहने में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास आज पैसा है, सेंट्रल फोर्सेस हैं और सारे काम है, जो नहीं होना चाहिए था विगत में इन तीनों चारों प्रदेशों में वो सब कुछ किया है। जिस भी चीज का बेजा इस्तेमाल कर सकते थे सब कुछ किया है। और मुझे कहने की बात भी नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की फंडिंग आज मेरे ख्याल में बहुत कम है, और जो बॉन्ड के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पैसा है वो, और पैसे का कमाल है, ईमान बिकते हैं। सर कभी आप भी कहते थे पंजाब इलेक्शन से पहले या दिल्ली से इलेक्शन की अगर बात की जाए तो आप कहते थे पैसा नहीं, लोग पहचानते हैं, ईमानदारी पहचानते हैं। नहीं, ईमानदारी पहचानते हैं, लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा है, आप उसको नहीं नकार सकते। पैसे की अपनी एक ताकत है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उसमें सभी संसाधनों का खूब बढ़िया प्रयोग हुआ है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहूंगा, अगर कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी अगर अभी भी अकेला चलो की नीति पे चलेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अभी भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे राजनीति के इतिहास से। अगर इन्होंने बीजेपी को मुकाबला करने के लिए अगर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लोग दूसरे लड़े एक दूसरे के विरोध में, निश्चित तौर से परिणाम सामने। अगर आगे भी ये नहीं, अगर नींद खुली तो हश्र देख लेंगे। ठीक है तंवर जी, आपने संसाधन का जिक्र किया, सर वो संसाधन एक कटाक्ष है या फिर आप संसाधन की ही बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो जो ऑन रिकॉर्ड फंडिंग है बीजेपी की, जो चुनावी बॉन्ड के तौर पे आई है, की तरफ से नरेश जी भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर ही हुई। लेकिन आप इस चीज को देखिए, राजस्थान में भी ईडी ने कार्रवाई की और छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई की, तो क्या ये बीजेपी पर आरोप है कि ईडी? नहीं, देखिए ईडी और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से मैं सिलसिलेवार भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे उसमें रिजर्व बैंक हो, चाहे उसमें चुनाव आयोग हो, चाहे उसमें ईडी हो, चाहे उसमें सीबीआई हो, चाहे उसमें इनकम टैक्स हो, सबका प्रयोग इन्होंने अपने अनुसार किया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और नहीं तो कोई ऐसा विषय थोड़े है कि मैं अगर जिक्र करूं जिस प्रकार से क्या इनके वो जो केसीआर की बेटी थी उसका दिल्ली के शराब घोटाले में नाम आया, आज कहाँ एक बार सम्मान हुआ, बात खत्म होगी क्योंकि इनकी मिली भगत थी। हालांकि वहां कांग्रेस ने बहुत बढ़िया किया, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां जिस तरह के परिणाम आए उससे ये प्रतीत होता है कि वहां की जनता ने जो मोदी जी के साथ केसीआर और दूसरे अवैसी साहब जी, जो एक जनता के दिमाग में बात थी कि ये तीनों एक मिले हुए, मिलके हरा दिया जनता ने। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी, और आने वाले समय में जिस प्रकार के हालात आज देश में हैं, निश्चित तौर पे उनका देश की जनता है। और दक्षिण भारत में अगर हम आज बात करें, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्रीय नेतृत्व में है, केंद्र सरकार में 10 साल से, क्या असर है? आप आधे भारत से तो बाहर है, बड़े बड़े स्टेट हैं, बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो ठीक है हिंदी भाषी प्रदेशों में ये सारे चीजें चल रही हैं, अच्छी बात है। गर्ग साहब कुछ सलाह दे रहे हैं आम आदमी पार्टी से, सुखबीर तंवर साहब आपको सुनी आपने? गर्ग साहब की हर बात को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं। गर्ग साहब बहुत अनुभवी नेता हैं। बीने जी, हाँ जी, हमारे साथी जो आप पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलके चल भी रहे हैं, मिलकर काम भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता वीरेंद्र जी, जब ये कहते हैं अभी कर्नाटक में जब रिजल्ट आए, हिमाचल में रिजल्ट आए,
तो ये कहते हैं भाई होता ही है, एक टर्म भारतीय जनता पार्टी जीतती है, दूसरी टर्म दूसरी पार्टी जीतती है, इसलिए हम हार गए भाई। और हम उसका फिर सर्वे करेंगे, हम कहाँ हमारी कमजोरी रही, फिर हम मजबूती से खड़े होंगे और मजबूती से लड़ेंगे। ये इनका बयान होता है हर बार। मगर एक बात कहता हूं, ये वही पार्टी है, हर बार देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका स्टेज पे क्या है, भाषण क्या होता है, हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। और बयान देख लो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस वो पार्टी है, जब उसकी बयान सुनोगे मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं यही बताना चाहता हूं, 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो स्कूल कॉलेज बनाए, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी स्कूल में पढ़ के आए हैं, उसी स्कूल को हरियाणा सरकार बार बार सरकारी स्कूलों को बंद करने में लगी हुई है। हम झूठ की और लूट की राजनीति नहीं करते, हम झूठ की राजनीति नहीं करते। मैं एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ की फिर झूठ की चीज समझ तो आए सर, कहा था उन्होंने, कहा था ये चीजें आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? झूठी बेचते ही है। मैं एक बार फिर भेज दिया, फिर आपके अनुसार तो भेज दिया, फिर एक बार भ्रष्टाचार, ये भी आपके मैं बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार कौन फैलाता है? आज पूरे देश के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगाकर 5 स्टार 7 स्टार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कहां से बन गए, पैसे कहां से आए? ये सिर्फ जनता को, आप जनादेश को तो मानेंगे सर, जनादेश आपके सामने है, बिल्कुल मानेंगे। बिल्कुल, आप अब हरियाणा को सोचिए सर, आप हरियाणा को सोचिए। आपने कुमारी सैलजा को भेजा था छत्तीसगढ़, क्या हुआ? मैं खुद कह रहा हूं, आप हरियाणा की बात करते हैं, 2024 ये आने वाला है, 2024 में पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है 2 का आंकड़ा, मैं आपके चैनल के ऊपर आज की तारीख नोट कर लेना, 2 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। किस मुंह से हरियाणा की बात करते ही है? हरियाणा में किसानों को इसी बीच ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल बजरंग जी आपकी बात सुनेंगे सर। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के रुझानों से मुख्यमंत्री खुश हुए हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, और सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर खुश नजर आए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। और वाकई राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के जिस तरह के परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर खुशी जताते हुए नजर आए और मिठाई खिलाकर उन्होंने यहाँ पर बधाई भी दी है। रजत जी कुछ कह रहे थे, रजत जी के पास अब सीधा चलते हैं और ये तस्वीरें भी फिलहाल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर विक्ट्री का साइन बताते हुए नजर आ रखे हैं। हालांकि कुछ देर पहले हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुना भी था, उन्होंने, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और बीजेपी की जो लहर है वो अब देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने आते ही बताया भी कि किस कदर ये गदगद करने वाले परिणाम अब धीरे धीरे क्योंकि साफ हो रहे हैं, रुझान के हिसाब से तो तस्वीर लगभग साफ हो ही गई है। लेकिन वाकई चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर तस्वीर अब लगभग साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। रजत जी कुछ कह रहे थे उस वक्त, वीरेंद्र जी उसके बाद में आपके पास आऊंगे सर। रजत जी भी काफी देर से बने हुए हैं। रजत जी, अगर हम पूरे नेशनल लेवल पर देखें तो कांग्रेस एक वक्त में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, शुरुआत ही कांग्रेस से हुई सर, लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं अभी वो आपको भी पता है। लेकिन अगर हम हरियाणा की ही बात करते हैं तो इनेलो भी सर एक समय में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज आप जो स्थिति है अभी इनेलो की हरियाणा प्रदेश में, क्या लगता है इनेलो कमबैक कर पाएगी या अब आगामी चुनाव के लिए इनेलो की क्या रणनीति इस पर रहेगी? इस चुनाव से क्या कुछ आप समझ रहे हैं? तो देखिए राशि जी, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो हमारा कभी भी वोट प्रतिशत जो है वो हमेशा से ही 25, 26, 27
इतना वोट प्रतिशत तो इनेलो का हमेशा रहा है। और जो हमारे को नुकसान हुआ वो पार्टी के जब दो फाड़ हुए, दो पार्टियां अलग अलग बनी, तब जनता के मन में एक असमंजस भी रहा। बहुत से नेताओं ने उस समय पार्टी छोड़ने का भी काम किया। तो उस फूट की वजह से भाजपा को भी और कांग्रेस को भी बहुत फायदा हुआ। अगर जो ये बार बार 17 वोट है, 17 तो वोट प्रतिशत कभी जजपा का आया ही नहीं। इनका वोट प्रतिशत 14.8 जरूर था। अपने आप को युवा देवीलाल बोल के, सारा कुछ बोल के, बड़े चौटाला साहब का आशीर्वाद हमारे साथ हैं, ऐसी ऐसी भ्रमित बातें करके लोगों के अंदर एक वो डाला कि शायद सच में ही स्वर्गीय साहू देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करेंगे ये लोग और उनका ही ये स्वरूप है। मगर उससे बिल्कुल विपरीत काम किया इन्होंने। सीटें भले ही जनता के साथ थी, उस हरियाणा की परिवार के साथ तो विश्वासघात किया ही, लेकिन हरियाणा की जनता के साथ भी विश्वासघात किया। तो इसी का फल स्वरूप है कि एक जजपा का एक कोई नेता है, पता नहीं वो प्रत्याशी है, उसने अपनी गाड़ी पे आग लगा दी और वो फिर खूब रोया। ये अखबारों की सुर्खियां भी बनी। तो वो रोया, बिल्कुल ठीक रोया वो, कि जब परिणाम ही ऐसे आने थे तो ऐसे काम करोगे तो रोना ही है फिर बाद में। तो और आप रिजल्ट ही ऐसा बता रहा है कि आप हरियाणा में क्या कर रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता ने देख लिया कि जब ये हरियाणा की जनता के ही नहीं हुए तो ये राजस्थान के कहाँ उनकी जनता के हो जाएंगे। दूसरा, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जहां तक मैं एक कारण, क्योंकि अध्ययन तो देखिए बड़ी पार्टियां इनके करना इनका फर्ज बनता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो पार्टनर्स है, मुझे लगता है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा की सरकार बनाने में। क्योंकि अगर मैं इसका एक उदाहरण आपको गुजरात में दूं, तो गुजरात के अंदर जिस तरीके का प्रचंड बहुमत भाजपा का आया और कांग्रेस की नैया जिस तरीके से डबोई, वो आम आदमी के चुनाव लड़ने की वजह से जो फलस्वरूप हुआ वो कांग्रेस का बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ। अब मध्य प्रदेश में आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, राजस्थान। तो ये देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि बीजेपी का जो वोट रहा वो अगर थोड़ा बहुत कम भी हुआ परसेंटेज, वो इंटैक्ट रहा। और ये जो घटक दल है इंडिया के अलायंस के, इन सब ने एक दूसरे मतलब कहते हैं ना, अपना भट्टा खुद ही बिठा दिया, अपना नुकसान खुद ही करा स्टेट्स के अंदर। ये भी एक कारण हो सकता है कि इनका अलग लड़ने की वजह से ये एक दूसरे को ही हराने में लगे रहे। और ये भाजपा को हराने में कहीं कंसंट्रेट करते तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते कि ये कैंडिडेट है, इतना वोट चाहिए हमें यहाँ पे। देखिए, ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इंडिया अलायंस की पहले मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में हो। ये तो देखिए कांग्रेस का काम है सोचना, क्योंकि अगर कांग्रेस ऐसे ही निराश करेगी तो बिल्कुल, और ठीक है, मंथन तो करना पड़ेगा। पार्टी हार जाएगी तो मंथन तो जरूर करेगी। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। वीरेंद्र जी के पास दोबारा जाएंगे हम। उससे पहले अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है, और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। चलिए, तो अनुराग ठाकुर को आपने सुना। चौहान साहब, ये जो कहा जा रहा था, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात की जाए या वो लगातार धर्म वाली बात करता है विपक्ष, उन तमाम चीज़ों को हम बातों से नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बातों की बात नहीं कर रहा हूं, इस नतीजे ने या ये रुझान के बाद अब जो नतीजे साफ हो रहे हैं वो साफ कर रहा है कि किस तरह से
बातों को पहुंचा नहीं पाया विपक्ष, और आपने अपनी जो विकास वाली बात कर रहे हैं या अन्य चीजों की बात कर रहे हैं उस चीज में सक्सेस हो गए कहीं ना कहीं। बड़ी पार्टनर कांग्रेस, उसके छिटपुट जो सहयोगी हैं, छोटे बड़े जो भी लोग हैं, ये अपने अपने अंदाज में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक करके इन चुनावों में गए थे। 5 राज्यों में चुनाव था, सब जगह वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर सारी नीतियां, कार्यक्रम, जो इनके पास चेहरे हैं दिखाने के लिए वो चेहरे लेकर गए। वो सारी चीजें इन्होंने अपनी ओर से बेस्ट अंदाज में जनता के सामने प्रस्तुत की। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी थी, चाहे वो वहां विपक्ष में थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, या वो सत्ता में थी मध्य प्रदेश में, 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से एक विकल्प के रूप में थी, मजबूत विकल्प के रूप में थी, जनता ने, राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और हमारा स्थानीय नेतृत्व, हमारे स्थानीय क्षत्रपों के प्रति नए सिरे से विश्वास जताया है। मैं इस बात को फिर से अंडरलाइन करना चाहता हूं। ये भी चुनाव में गए, सारी बातें इन्होंने कही। इन्होंने जैसे जैसे भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को कोसना था, हमारी योजनाओं पर सवाल उठाने थे, कोई कोर कसर थोड़ी छोड़ी। इन्होंने सब कुछ झोंका, जो कुछ इनके पास था सब कुछ लगाने के बावजूद जनता ने अंततोगत्वा हमारी बात पर विश्वास किया। और जो अभी अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि ये जीत खास है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, कांग्रेस गारंटियां देती रह गई और जनता ने कहा कि देश में गारंटी तो चलती है और चलेगी, तो एक नरेंद्र मोदी जी की चलेगी। ये परिणाम साफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता में कमोबेश विश्वास न केवल कायम है, न केवल बरकरार है, अपितु बढ़ा है। इन सभी राज्यों में जहां हम सरकार बना रहे हैं, सब जगह हमारी सीटें बढ़ी हैं, क्योंकि हम विपक्ष से जहां सत्ता में आ रहे हैं वहां तो सीटें बड़ी हैं। हम जहां सत्ता में थे वहां भी हमारी सीटें खूब बढ़ गई, और जहां हम सत्ता में नहीं आ रहे, मान लीजिए तेलंगाना में, वहां भी हमारा मत प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। अभिप्राय सरल है, भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, कमल और खिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देश का मतदाता और मुखरता से आगे आ रहा है। इस बात को इस चुनाव में से आप निकाल सकते हैं। एक बात मैं तंवर साहब को कहना चाहता हूं, तंवर साहब ने भी कहा, वैसे बजरंग जी ने भी, ईडी वीडी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जो कहते हैं ना, वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचा करती है, जैसे उसी तरह हमारे प्रतिपक्षी वो ईडी नोचते हैं आजकल, ईडी को कोसते हैं या ईवीएम को नोचते हैं। तो अजीब बात है ना ये। असल बात ये है कि ये अपनी हार को, जनता द्वारा किए गए प्रहार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईडी को कोस रहे हैं। इसलिए यहां कहां जहां तहां ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, उसका भी चरित्र हनन कर रहे हैं। मैं एक सवाल और इनसे पूछना चाहता हूं, भले आदमी हो, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ईडी क्या सोनिया गांधी के पास जाएगी पूछने के लिए कि मुझे क्या करना है? सीबीआई क्या सोनिया गांधी से निर्देश लेगी? अजीब लोग हैं, अजीब अव्यावहारिक बातें करती हैं जो सरकार के, एक मिनट कहने दीजिए मुझे, सरकार के जो इदारे हैं, जो लोग सरकार में हैं, उन्हीं के द्वारा तो संचालित होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सीबीआई के डायरेक्टर, सीबीआई के कर्मचारी अधिकारी, वे अपने संबंधित मंत्रालय के बजाय कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं से निर्देश लेना शुरू कर दें? ये तो साहब नहीं होगा। देश में कानून का राज है, और कानून के राज में, बस एक वाक्य बजरंग जी, देश में कानून का राज है। ईडी ने अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ठोका तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता था, वे बारंबार गए, आज तक जमानत नहीं मिली, महीनों से बारंबार गुहार करने के बावजूद। तो ये बात का प्रमाण है
कि इनके विरुद्ध देख बहुत लेते हैं। कुछ है। बीजेपी दफ्तर के इन्होंने बाहर इनके ये काले पटाखे जलाए जा रहे हैं और कारनामे, इनको मिठाइयां जमानत बांटी का जा रही है और पात्र नहीं मोदी बनाते। मोदी के नारे भी लग रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के सामने की ये तस्वीर है और वाकई जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है विनय जी। बिल्कुल। और तंवर साहब मैं आपके पास आ ही रहा था, आ जाऊंगा। गर्ग साहब आपसे भी ले लेंगे जवाब। क्या कहेंगे सर, क्योंकि देखिए ये सवाल तो कई चौहान साहब ने उठा दिए, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी? 84 आई थिंक मैं सही कह रहा हूं तो राजस्थान में 84 जगहों से आप सीट पर आप चुनाव लड़ रहे, तो हर जगह हालत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और क्या कुछ अब इसके बाद आप करने जा रहे हैं? क्या कुछ रणनीति में बदलाव होगा? कैसे इन चीजों से उभरेंगे? क्योंकि देखिए राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी इससे पहले चाहे गोवा की बात कर लीजिए या कहीं की भी बात कर लीजिए, चीजें बेहतर होती नजर आए तो लगता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊं, जो अभी वीरेंद्र जी ने बात कही, शायद वीरेंद्र जी भूल गए कि जिन संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की मैंने बात करी वो सारी ऑटोनोमस बॉडी हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस बॉडीज पे जिस प्रकार से सरकार ने कब्जा जमाया है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो उर्जित पटेल गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक के, वो किस प्रकार से त्याग पत्र देके वो इनके, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, वो मुंह पे थप्पड़ था। और उसके अलावा जैसे आपके सीबीआई में डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर का विवाद चला था और जिस प्रकार के प्रकरण सामने आए थे भ्रष्टाचार को लेके, ये आप सबको याद होगा। इसके अलावा ईडी में जिस तरह से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन और अंतिम तौर पे उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा बीच में, ये मेरे कहने की बात नहीं है, देश की जनता सब जान रही है। ये जितना मर्जी अपने आप को धोले, निश्चित तौर पे संवैधानिक संस्थाओं का बेजा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आम जनमानस बात को जान रहा है। वो अलग बात है कि अलग अलग प्रदेशों की स्थिति अलग अलग है, वो पार्टियां नहीं जीत पाई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन्होंने इन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचाई। इसके अलावा आपका सवाल था कि राजस्थान में जिस तरह से हम लड़े सारी जगह, जो कोई बात नहीं। देखिए, हम सबसे नवीन राजनीतिक दल हैं और सबसे कम समय में हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। और राष्ट्रीय पार्टी कहां से बने हैं? निश्चित तौर पे मोदी जी के गृह प्रदेश गुजरात में करीब 42 लाख वोट लेके हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। और अभी हमें तो ये सिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी इनसे ही सीख रहे हैं। हम कोई राजनीतिक उस तरह के राजनीति करने वाले लोग थोड़े, हम तो काम करने वाले लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दिल्ली में जो मर्जी अड़ंगे डाले, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से काम करने का अधिकार दिया उसमें ये ऑर्डिनेंस ले आए, ये मेरे उसकी बात थोड़े, सारा देश देख रहा है। और पंजाब में भी जिस प्रकार से वो जो इनके राज्यपाल हैं किस प्रकार से चलते हुए कामों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रदेशों में भी कर रहे हैं। ये जहां शासन में नहीं है वहां भी अप्रत्यक्ष तौर पे शासन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। और सत्यपाल मलिक ने जिस प्रकार के खुलासे भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग प्रदेशों में किए थे, हमें भूलना नहीं चाहिए। और वीरेंद्र चौहान जी को भी याद रखना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यपाल रहे हैं और आज तक भी इन्होंने पुलवामा पे जो बयान था उसका ऊपर से नीचे तक किसी व्यक्ति ने उसका ना खंडन किया ना कोई बात की। निश्चित तौर पे जिस तरह के बयान सत्यपाल मलिक है उसको देश को सोचने की जरूरत है कि आखिर किस तरह के प्रपंच भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए ठीक है सर, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है। और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन तीन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा।
और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो लगातार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बजरंग जी कुछ जवाब दे रहे थे। मैं तो गर्ग साहब से ये पूछ रहा था। गर्ग साहब देखिए, ये अच्छी बात है। देखिए, तेलंगाना जैसी जगह पर आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, रुझान के हिसाब से आप सरकार बनाने जा रहे हैं, वहाँ कोई स्ट्रेटेजी आपकी काम आ रही है। हालांकि जो तंवर साहब कह रहे थे कि ठीक है, हर जगह की स्थिति अलग होती है, लेकिन उस चीज़ को देखकर आपको ये भी तो सोचना होगा कि यहाँ क्या कमी रह गई बाकी जगहों पर, और वो कमियां रह गई हैं तो उनको ठीक करके, क्योंकि अभी बहुत बड़ी परीक्षा आ रही है सर 2024 में, फिर तो केंद्र की बात हो रही है। गर्ग साहब। विनय जी, बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया। मैं विनय जी आपकी बात का समर्थन करता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम कोई भी चीज है उसके मंथन करने की जरूरत होती है। जहां भी हमारी कमी रही है हम मंथन करेंगे और कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे साथी ने एक बात कही, वीरेंद्र जी ने, भाई ईडी है या सीबीआई है, भाई सोनिया गांधी से पूछ के तो काम नहीं करेगी। भी कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी घर सुबह घर जाए और पूछ के आए क्या करना है, बिल्कुल ठीक बात का मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। वो सोनिया गांधी जी कहे काम नहीं करेगी, मगर मोदी जी कहे, अमित शाह जी कहे या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे, उनसे सुबह पहले जरूर पूछेगी किसके भाई सुआ लगाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है, वो उनके कहे काम कर रही है। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेला नहीं लड़ रही थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसके साथ ईडी भी लड़ रही थी। अच्छा। उसके साथ सीबीआई भी लड़ रही थी, उसके साथ इनकम टैक्स की टीम भी उसके साथ चुनाव लड़ रही थी, सपोर्ट के अंदर खड़ी थी। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, ये तीनों सरकारी टीम में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। कोई भी नेता, मैं ये पूछना चाहता हूं, सारा देश चोर, एक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईमानदार पार्टी बची है, बाकी सब चोर है। 9 साल के अंदर। तो सर, ये बजरंग जी यही सवाल तो है कि आम जनता कह रही है बार बार की स्थिर सरकार चाहिए, तो आप बीजेपी को लाइए। बार बार ये क्यों कहा जाता है? क्या बाकी पार्टियों ने अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया है कि वो स्थिर सरकार नहीं दे सकती, क्या वो स्थिर नहीं हो सकती? ठीक है, इस पर आएंगे सर। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वसुंधरा राजे भी उनके साथ है। अरे गर्ग साहब, एक बार सुन लेते हैं ना शिवराज सिंह, और हमारा अपडेट देने का भी तो काम है सर। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण उन्होंने किया है। तो अब जीत का श्रेय कहीं ना कहीं आप इसे कह सकते हैं, और शिवराज सिंह चौहान की जो छवि रही है एक तरह से, वो यहाँ पर जो उनका जो एक ऑरा रहा है वो वाकई देखने को मिलता है हर बार। और बिल्कुल ये तस्वीरें देखकर साफ भी हो रहा है। और गोविंद मालू भी उनके साथ हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं इससे पहले। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। पंजेटा जी से हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि अगर सिंधियागढ़ को बचा लिया होता शायद कांग्रेस ने, तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होती। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वाकई जो एंटी रहे हैं, अगर वो एकजुट हो जाते तो शायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। बिखराव एक कारण रहा है मध्य प्रदेश में। गर्ग साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में बात पूरी करना है, फिर मुझे पंजेटा जी के पास जाना है। हाँ, मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ, शॉर्ट भी कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर सारा देश चोर, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईमानदार बची है। और दूसरी बात सुनिए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बता दे जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी की हो या उनकी कमी को उजागर करने की कोशिश की हो, उनको इन्होंने बख्शा हो। उनके सुबह पहले ही ईडी आ जाती है, सीबीआई की टीम आ जाती है। और छोड़िए, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी करे या जनता की आवाज उठाने की कोशिश करे, उनके पीछे आप देख लीजिए देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी है,
चाहे शरद पवार जी है, चाहे नीतीश कुमार जी है, कोई भी राजनीतिक दल है, अरविंद केजरीवाल जी है, किसी को छोड़ा इन्होंने। सर हरेक के खिलाफ जो कार्रवाई, झूठी कार्रवाई करने के लिए से मेरे पहले यही काम करना शुरू करते हैं, किसकी आवाज बंद करनी है, किसकी आवाज दबानी है, किसके ऊपर ईडी जोड़नी है, ताकि कोई आदमी उनके सामने खड़ा ना हो सके। मगर ये तो गर्ग जी कांग्रेस के आरोप है सर, लेकिन जनादेश को आप नहीं नकार सकते। जनादेश आपके सामने है सर, आप उसको नहीं नकार सकते। आप भी तमाम तरह के आरोप लगाइए, चुनाव से पहले भी बीजेपी पर आप लोग आरोप लगाते आए हैं। मैं बिल्कुल नहीं निकाल रहा, जो बिल्कुल चुनाव के नतीजों बिल्कुल नहीं निकाल रहा, मगर जो फैक्ट बात है वो तो हम जनता। चलिए बड़ी खबर आ रही सर, एक अपडेट दे देते हैं, बड़ा जो अपडेट है इस वक्त का। और देखिए एक एक अपडेट, क्योंकि देखिए अब जो रुझान है वो वैसे भी नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। 5:30 बजे अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी तक तो कहेंगे, क्योंकि शपथ लेने से पहले की अगर बात की जाए और जो नतीजे आने से पहले की बात की जाए तो अशोक गहलोत के बड़े बड़े दावे थे। एग्जिट पोल तब आए थे, उसके बाद में भी हमने अशोक गहलोत को सुना था, या आप गोविंद सिंह डोटासरा की आप बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेताओं की आप बात कर लीजिए राजस्थान के, उनकी तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें उस समय कही गई थी। लेकिन अब क्योंकि देखिए जब इस्तीफा देने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, गर्ग साहब ये स्वीकार कर लिया है और आप भी कह रहे हैं, लेकिन मतलब कहने के साथ साथ कुछ और बात भी कह रहे हैं। चलिए मैं पंजिटा जी आपके पास आ रहा था, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये चीजें इसलिए जानना चाहता हूं कि चाहे इनेलो की बात कर लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, और चाहे बात कर लीजिए कांग्रेस की, आप फिलहाल के लिए किसी भी विपक्षी दल से बात करेंगे तो वो 100 कमियां सत्ता पक्ष में बता भी देंगे। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो क्या लगता है कि चीजें आप अपनी बेहतर तरीके से समझा नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या वाकई में उन चीजों में कोई दमी नहीं है? कोई भी विपक्षी दल है, हमें ले लीजिए, तो जो जनता की बातें, जनता की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं कि आपकी नीतियों की वजह से जनता बहुत त्रस्त है, और जो जो सरकार की खामियां हैं उसको सरकार को बताते हैं कि ये आपकी कमियां हैं, इन वजह से, जो सरकार की कमियों की वजह से आज बेरोजगारी, महंगाई, उससे हर जन इफेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक अभी मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश में थोड़ा मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जिस हिसाब से पिछले इलेक्शंस रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है वोट शेयर का। पिछले इलेक्शन में तो शायद वोट शेयर का 0.13% था, और भाजपा का शायद वोट शेयर ज्यादा होने के बावजूद भी कांग्रेस की सीट ज्यादा थी। तो लेकिन इतना वोट शेयर, मैं एक फैक्ट और आगे रख रहा हूँ, अगर ये आंकड़ा सही है जो कि मैं अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख रहा हूँ, कि आज तक के इतिहास में भाजपा का मध्य प्रदेश में इतना वोट शेयर कभी नहीं आया। कांग्रेस का तो लगभग उतना ही है जितना हर बार ही होता है। कांग्रेस के वोट शेयर, जो मैं आपको पॉइंट पिछली बार उठाया था मैंने, वो एक बहुत मेजर फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर उतना ही है जितना 85 से मैंने देख लिया, उमा भारती जी के समय से मैं देखता आ रहा हूँ, सारा मैंने पिछला रिकॉर्ड जब खंगाला तो जाके देखा कि इतना वोट शेयर भाजपा का कभी बढ़ा ही नहीं जितना वोट शेयर अब भाजपा का, लगभग 48.84। अगर ये आंकड़ा ठीक है, आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से अपनी टीम को कहिए, बताने का काम करेंगे। और जो कांग्रेस का आ रहा है वो 40.32% आ रहा है। तो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने इंडिया के, मुझे अभी पता नहीं कि सपा कोई सीट जीत पाई है क्या नहीं, वो आप ही बेहतर बता पाएंगे। अभी तक तो सर कोई ऐसा अपडेट नहीं है। हाँ, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो हो सकता है ये आपस में जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो आपस में लड़ने का फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फायदा भी पहुंचा हो। लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत कम ना होने की बजाय इतना ज्यादा बढ़ना भी एक ये भी अध्ययन का एक विषय रहेगा। रजत जी, ये अकेला सिंधिया फैक्टर जो है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, लोकप्रिय नेता वो है, लेकिन आप दिग्विजय सिंह को देखिए, कमलनाथ को देखिए, वो नॉन पॉलिटिकल, वो अपनी जो राजनीति का जो एक पारिवारिक जो दायरा होता है विनय जी, कि परिवार से राजनीति बढ़ के अपने दूसरे उसमें जा रही, दूसरे वंश में जा रही, वो चीजें उनके साथ नहीं बढ़ रही है।
आप बड़े से बड़ा राष्ट्र भी बड़े से बड़ा परिवार हो, पर वो अलग बात है जब कोई चुनाव ऐसे होते हैं तो वसुंधरा जी भी तो हार गई थी। तो इसमें ऐसा नहीं है, वो उन्हीं की फैमिली से है। सर भले भोपाल राजधानी है लेकिन ग्वालियर से राजनीति चलती है मध्य प्रदेश में, आप इस चीज को मानिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-2.5% का जो है डिफरेंस है, 2-3% का। अरे चौहान साहब आपके पास है, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी ज्यादा सीट बढ़नी भी एक, अगर देखिए जो भी इसमें तो इट्स ओपन टू ऑल नाउ, पूरा देश इसके बारे में अध्ययन कर सकता है, सभी के सभी जो भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में कर सकते हैं। और जहां तक विनय जी आपका प्रश्न था, ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष अपनी जो है नीतियां, अपनी जो उनका मैनिफेस्टो है वो जनता को बताने के अंदर वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपने आप देखती है, खुद देख के खुद फैसला लेती है। कहाँ वो तंग है, अगर कोई बिजली मीटर से दुखी है, कहीं पहले बिल कम आते थे, अगर आज आपके बिल ज्यादा आ रहे हैं, तेल महंगा है, सरिया, कंस्ट्रक्शन, जीएसटी की वजह से, या कहीं पे भी कोई इफेक्टेड है, तो वो अपना फैसला खुद लेगा कि इस सरकार में आपके प्रदेश पे कर्ज कितना था, आज आपके प्रदेश पे कर्ज कितना है, बेरोजगारी का क्या आलम है, यूथ क्या सोचता है, यूथ के पास आज जॉब है क्या नहीं, या केवल सिर्फ उनको एक रोजी पिक्चर पोर्ट्रे करके कि हाँ ये हमारी नीतियां हैं। क्या उन नीतियों का सच में आपको फायदा हो रहा है? क्या वो नीतियां सच में आप तक पहुंच रही हैं? क्या वो नीतियां आपने मांगी हैं या फिर थोपी जा रही हैं? ये बहुत सारी चीजें अगर कोई खुले दिमाग से सोचे और उसके बाद अपना फैसला ले, तो जाके ये जो है फैसला लिया जाता। तो ये इसमें पार्टी का कुछ नहीं होता। अगर केवल सिर्फ एक मामले में तो मैं भाजपा की तारीफ करूंगा। देखिए इवेंट मैनेजमेंट में तो ये भाजपा है, इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इनके सबसे अमीर पार्टी है, इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लीजिए चाहे वैसे ले लीजिए, धन की कोई कमी नहीं है। और 9 साल से सत्ता के अंदर, 9.5 साल से, अब तो चलो इलेक्शन का टाइम आ गया, 9.5 तो नहीं कहूंगा, पौने 10 साल ही हो गए सेंटर को। तो अगर ये सारी चीजें अगर फैक्टर कंसिडर करे जाएं तो उस हिसाब से अगर फैसला हो तो वो जनता खुद देखती है कि किसमें क्या है कमी है, किसमें क्या किसके अंदर क्या हुआ, और हम कहाँ इफेक्टेड है। आज हमारा जीवन कितना पहले बेहतर था, अब क्या बेहतर है, क्या हमारी सेविंग है, क्या हमारे ये नीतियों की वजह से हम इफेक्टेड है क्या नहीं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अकेला पॉलिटिक्स में अगर अभी हम देखें तो रुचि कितने लोग ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा है। क्या पैसे का जोर चला, कईयों ने अपना अगर पैसे के दम पे किया, या कहीं आपको पता है इलेक्शनों में शराब चलती है, पैसा चलता है, और भी बहुत फैक्टर है। फिर जाति का आ जाता है, कहीं धर्म का आ जाता है। पैसों की बात होगी लेकिन पार्टी में यूनिटी की बात नहीं कर पाए सर आप। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। बीजेपी दफ्तर की ही तस्वीरें दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी रवि काली रमन जायजा लेते हुए नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा जो कटआउट है उसकी पूजा यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट जो है वो बनाया गया है और उसकी पूजा करते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो दूध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर यहाँ भी चढ़ाया जा रहा है। और कहाँ से आए हैं आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट की पूजा कर रहे हैं? क्या आपके मन में श्रद्धा है ऐसी जिसको लेकर ये पूजा आपकी है? श्रद्धा ये रतन रंजन मेरा नाम हुआ और बिहार वैशाली जिले का रहने वाला हूँ। और जो मुझे ऊर्जा मिलती है साइकिल से चलने की, वो हमारे प्रभु, हमारे मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश में विकास कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे लिए खुशी की बात है। और जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं सबके लिए होती है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, तो तमाम तरीके से जनता खुश है। साइकिल से चलते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके यहाँ पहुँचे हैं आप? साइकिल से मैं चला था बिहार वैशाली जिले से मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से कई जिलों में गया, कई सारे गांवों में गया, गांव में रुका, रात्रि विश्राम किया, जहां जो है कि उसी समय मुझे आभास हो गया था कि एमपी के मन में मोदी जी है, मोदी जी के एमपी के मन में है। उसके बाद मैं राजस्थान गया, राजस्थान में भी जो है कि कई महीनों में रहा, गांव गया, तो ये लगा कि राजस्थान में जब उस समय वर्तमान जो सरकार कांग्रेस की थी, इससे जनता पूरे तरीके से परेशान हो चुकी थी।
जनता में काफी डर का माहौल था, भय का माहौल था। अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से बढ़ रहे थे। भरोसा उठ गया था, जनता रो रही थी कि इस बार जो है कि हम लोग भाजपा पे भरोसा करेंगे और डबल इंजन की सरकार जो है कि तो पूरे तरीके से उस समय लगा कि राजस्थान जो है कि मोदी जी के साथ है पूरे तरीके से। आज जो रिजल्ट आया है 2024 में, इसी प्रकार के रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग? ये तो टेलर है। अभी 2024 में तो इस तरह की रिजल्ट आएगी जो पूरे विश्व में डंका बजेगा, विश्व रिकॉर्ड होगा। तो उस समय जो ये होगा तो ये तो पूरे तरीके से हम लोग तय है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा करने का मौका देगी। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि सुबह से विपक्ष जिस तरह से जो है फूल मालाओं में पैसा बर्बाद किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। मिठाई उनका बर्बाद हो जाएगा, फूल माला बर्बाद हो जाएगा, ढोल नगाड़े का पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा पे भरोसा कर रही है। भाजपा मतलब गारंटी, विश्वास। बिल्कुल, देखिए भाजपा मतलब गारंटी और गारंटी मतलब विश्वास, और इसी के नारे के साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग अंदाज में जो है इस जीत का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा किस प्रकार से एक युवक बिहार से चल करके मध्य प्रदेश गया साइकिल से, और साइकिल से ही राजस्थान में कुछ गाँव में, कुछ शहरों में घूमा, और जिसके बाद उनका आकलन यही था कि भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम जो राज्य हैं इनमें सरकार बनने वाली है, और 2024 को लेकर इस जो जीत को वो ट्रेलर बताते हुए नजर आए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।